सुंदर ज़ारा और आप सुन रहे हैं FM 102.2 रिफ़ा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के प्लेटफॉर्म से और प्रोग्राम वुमेन टेकिंग द लीड में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं महानूर सग़ीर, जो ना सिर्फ नेशनल लेवल पर डिबेट करती रही हैं बल्कि एक स्किट राइटर भी हैं, प्लस ड्रामास भी लिखती रही हैं, एक बहुत अच्छी पोइट्री भी करती हैं। तो मैं सबसे पहले आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहूँगी महानूर। मुझे थोड़ा अपने बारे में बताइएगा, थोड़ा बैकग्राउंड बताइए अपने बारे में। मैं महानूर सग़ीर, मैं CS कर रही हूँ 7th सेमेस्टर, और बाकी मेरा बैकग्राउंड जो है बेसिकली हम लोग कश्मीर से हैं और मेरी मदर जो हैं वो मरी की हैं। लेकिन हमारे कश्मीर में अब कोई रहता नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि इतनी ज़्यादा रिसोर्सेज वहाँ पे हैं नहीं, तो सब ने बहुत अरसा पहले यहाँ पे मूव ऑन हो चुके हैं। और हम लोग जो हैं मतलब मैं खुद अभी इतना अरसा हो गया मैं कश्मीर नहीं गई, मतलब 21 ईयर्स हो गए, सिर्फ मैं पिछले साल ही कश्मीर गई, और बस यही है। और मेरी मदर जो हैं वो मरी की हैं, लेकिन हमारी सारी जितनी भी फैमिली है वो सब मूव हो चुकी है यहाँ पे रावलपिंडी और इस्लामाबाद में, सब सही हो गया। तो आप किस फील्ड में अभी? मैं CS कर रही हूँ। CS में जैसे कि आपको पता है कि बहुत सारी फील्ड आ जाती हैं, क्योंकि CS का बंदा जो है ना वो कहीं मार नहीं खाता। मतलब बाकी भी फील्ड है, मैं ये नहीं कहती कि बाकी फील्ड्स अच्छी नहीं है या नहीं अच्छी, उनमें जॉब्स अच्छा नहीं है, कैरियर अच्छा नहीं है, उनमें डेफिनेटली अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं, CS से भी बहुत अच्छी होंगी। लेकिन CS एक ऐसा चीज़ है कि आप घर बैठे भी, आप एज ए फ्रीलांसर अगर आप लोग हो तो आप उसमें काफ़ी अच्छा कमा सकते हो। आपको अगर कोई भी वेब डिज़ाइनिंग आती है, वेब डेवलपमेंट आती है, आप लोगों को ग्राफिक डिज़ाइनिंग आती है, आप फ्रीलांसर हो, आप बहुत सारा पैसा जो है वो फ्रीलांसिंग के थ्रू घर बैठ के कमा सकते हो, क्योंकि आप अपने ओनर खुद होते हो। इसमें आप लोगों को कोई एक प्रॉपर ऑफिस की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को प्रॉपर एक टाइम बाउंड की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को ये नहीं है कि मैंने सुबह 9 से लेकर 5 बजे तक ही काम करना है। तो आप लोग अपने ओनर खुद होते हो। अगर आपका दिल किया आपने काम किया, दिल ना किया आपने काम ना किया। तो और इसके अलावा अगर आप फ्रीलांसिंग नहीं भी करते तो आप लोग डिफरेंट डोमेन्स में CS की जा सकते हो। जैसे कि हमारे पास मशीन लर्निंग है, आप उसमें जा सकते हो। आर्टिफिशियल न्यूरो नेटवर्क्स है, आप वहाँ जा सकते हो। देन फिर हमारे पास AI आ जाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर में आप जा सकते हो। तो काफ़ी सारी CS की फील्ड्स हैं आप जिनमें जा सकते हो। और अगर आप इनके अंदर नहीं भी जा सकते तो एज अ कंप्यूटर ऑपरेटर या डाटा एंट्री ऑपरेटर या कुछ भी ऐसी फील्ड्स हैं जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस मतलब अपने बंदे हायर करते हैं। जैसे BBA की भी कुछ कॉन्सेप्ट CS के अंदर, जैसे एज अ सेल एग्जीक्यूटिव पर्सन जो है आप लोग वो सर्व कर सकते हो। तो काफ़ी सारी CS जो है वो बहुत बड़ा ऐसा समंदर है फील्ड्स का कि अगर आप लोग CS रखते हो तो आप इस डोमेन में जा सकते हो, ज़रूरी नहीं। और अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप एज अ मतलब आप उसको टीचर्स के प्रोफेशन में आप जा सकते हो, बिकॉज टीचिंग जो है वो बहुत ही अच्छा प्रोफेशन है। इसमें भी यही है कि जैसे मैंने फ्रीलांसिंग की बात की, आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो। इसी तरह टीचिंग में भी यही है कि आप लोगों का एक टाइम बाउंड होता है कि भाई आपने 8 से लेकर 2 बजे तक ही फ्री हो जाना है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो है काफ़ी अच्छा। और टीचिंग में फिर आप लोगों का ये है कि आप लोगों को छुट्टियां भी काफ़ी मिल जाती हैं। आप लोग अब जैसे ऑफिस, आपको पता है कि ऑफिस वर्क में ये होता है कि आपने 9 to 5 जॉब करनी होती है, और फिर आप लोगों को छुट्टियां भी आप लोगों का नहीं इतनी ज़्यादा। अच्छा, आपने ऑनलाइन की बात की थी फ्रीलांसिंग की, तो आजकल वैसे भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड पर है ऑनलाइन कमाने का। तो आपने कोई ऑनलाइन जॉब की है या ऑनलाइन फ्रीलांसिंग का काम किया है कोई? नहीं, ऐसे मैंने फ्रीलांसिंग वगैरह काम फ्रीलांसिंग का नहीं किया। मैं फ्रीलांसिंग के बजाय मैं फ्रीलांसिंग के बजाय मतलब फिजिकल वर्क को ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। तो मैंने फिजिकल काम ऐसे किया हुआ है, ऑनलाइन एज अ फ्रीलांसिंग काम नहीं किया, बट हाँ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ ऑनलाइन काम। सही। तो आपका क्या पैशन है? मेरा पैशन जो है मिलिट्री ज्वाइन करना, ठीक है। मिलिट्री को तो मैंने बहुत ज़्यादा पैशनेट हूँ मिलिट्री को ज्वाइन करने के लिए। खुसूसन एयरफोर्स जो है वो टॉप ऑफ द लिस्ट है मेरी। और क्योंकि वो शुरू से ही बचपन से ही एक था कि भाई एयरफोर्स में जाना है, एयरफोर्स में जाना है। लेकिन इंशाल्लाह बैचलर्स के बाद मेरा इरादा है कि इंशाल्लाह आगे। तो आप CS में गई, तो आपका जब था ये बचपन से इंटरेस्ट था आर्मी में जाने का, तो फिर आप आर्मी में क्यों नहीं गई? क्योंकि आप देखें, अगर मैं मैट्रिक के बाद अप्लाई करती ना तो उनका ये होता है कि इनका रैंक्स कम मिलते हैं, फिर आप लोगों को ना काफ़ी
ज़्यादा मतलब मेहनत करनी पड़ती है, आपको वहाँ पे काफ़ी कोर्सेज करने पड़ते हैं। फिर वो बच्चे जो बैचलर्स करके आए होते हैं वो डायरेक्ट कैप्टन होते हैं, वो डायरेक्ट आप लोगों के मतलब वहाँ से शुरू होता है ना आप लोगों का कैरियर वगैरह। तो इंशाल्लाह अब जैसे लेडी कैडेट कोर्सेज आते हैं, अभी भी आए हैं, अभी ये दिसंबर में क्लोज हुए हैं। तो इंशाल्लाह अगले साल जब मेरा बैचलर्स इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा तो मैं इसके लिए अप्लाई करूंगी। तो वो फिर डायरेक्ट जब हमारा पीएमए से ट्रेनिंग जब हमारी मुकम्मल हो जाती है ना, तो फिर वो डायरेक्ट कैप्टन होता है। फिर उसके लिए आपको दोबारा इनिशियल लेवल से आपको स्टार्ट नहीं करना पड़ता। अच्छा, तो आपको आर्मी में आने का क्यों शौक हुआ? आर्मी में आने का, अच्छा इसका बड़ा अच्छा ये है कि आर्मी में क्यों शौक हुआ, हालांकि मेरा कोई मिलिट्री बैकग्राउंड नहीं है, कोई मतलब एक होता है ना कि आप अपने फादर को बचपन से देख रहे होते हो कि वो यूनिफॉर्म में जा रहे हैं, या आपको कोई भाई है वो यूनिफॉर्म में, या कजन्स वगैरह, या इवन फैमिली भी। तो मेरा मिलिट्री कोई बैकग्राउंड नहीं है, कोई दूर दूर तक नहीं है। मेरे मामू, मेरे पापा, कोई भी नहीं है मिलिट्री में। बस एक होता है ना शुरू से ही कि बस ये बात आपकी माइंड में स्टक हो जाती है कि नहीं मैंने ये जाना है, ये जाना है। तो मिलिट्री में ज़्यादा शौक इसलिए भी हुआ, वो एक थी मरियम, देखी है आपने? जी जी। उसको देखने के बाद बहुत सारे लोगों को शौक हुआ है, बहुत ज्यादा। और उसके बाद मुझे इन्हीं चीजों ने ना इतना ज्यादा फैसिनेट किया मुझे, इतना मतलब अब मैं मरियम के स्ट्रगल्स देखती हूँ। और फिर उसने वो जैसे अपनी अम्मी को वहां से कॉल करती है कि मम्मा मुझसे नहीं हो रहा, ये मैं आना चाहती हूँ, ये वो। तो मैं इस बात को मानती हूँ कि ठीक है आपकी लाइफ में उस टाइम बहुत ज्यादा हर्डल्स आते हैं, तकलीफ मुश्किलात आते हैं, लेकिन वो सिर्फ कम ही उसके लिए होते हैं, कम ही टाइम पीरियड के लिए होते हैं। फिर जब आप उन हर्डल्स को पार करके आपके पास एक बड़ा मकाम आ जाता है, तो फिर असल अचीवमेंट तो वही होती है आपकी। तो वो कहते हैं ना कि हर मुश्किल के बाद आसानी है। सही है। तो वही। तो इसके अलावा आपको किसी चीज में शौक हुआ, जैसे अगर आर्मी में ना हो सका खुदा ना खास्ता, तो और किसी में मैं चली जाऊंगी, ऐसा हाँ, कुछ बिल्कुल, मुझे जर्नलिज्म में काफी इंटरेस्ट है। अच्छा, तो जर्नलिज्म में जाने का क्यों शौक है? बहुत जर्नलिज्म में, अच्छा ये भी वही वाहिद फील्ड है जिसमें जर्नलिज्म में मेरी फैमिली में कोई बिलोंगिंगनेस नहीं है, कोई भी नहीं है मेरी फैमिली में जर्नलिज्म में। ये मुझे शौक इस तरह हुआ कि मैंने देखना शुरू किया था बचपन से ही वसीम बदामी को। तो मैं वसीम बदामी की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, बहुत ज़्यादा बड़ी फ़ैन हूँ। 2 साल पहले हम लोग मिले थे प्रिंस क्राउन होटल इस्लामाबाद ब्लू एरिया में। वहाँ पे एक चैरिटी डिनर था मुदस्सिर ट्रस्ट की तरफ से। तो वहाँ पे हम लोग गए थे, वसीम बदामी आए थे, इकरारुल हसन आए हुए थे, और भी काफ़ी सारे व्लॉगर्स वगैरह भी आए हुए थे वहाँ पे। तो अच्छा, आप मुझे बताइएगा कि आप सहाफ़त को किस नज़र से देखती हैं? मतलब कि जैसे अभी अगर हम कुछ डेज़ पहले की बात करें तो जो अरशद शरीफ वाला वाक़या हुआ, और उसके बाद एक और वाक़या कि एक लड़की जो है वो कंटेनर से गिर गई थी जो रिपोर्टिंग करते दौरान, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगी? बिल्कुल, देखें अशरत शरीफ जो हैं वो तो शहीद हैं, जैसे कि आप देखें वो भी शहीद है, और हम सबका मानना है कि शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। तो अरशद शरीफ का भी अब इतना ज़्यादा पॉलिटिक्स में हम नहीं जाते घुसते, लेकिन मुझे है कि हॉट टॉपिक्स के ऊपर बात करना काफ़ी अच्छा लगता है। और सहाफ़त को मैं इस नज़र से देखती हूँ कि भाई जो है वो है, आप स्क्रिप्टेड नहीं उसको कर सकते, वरना आप और मैं जानते हैं कि बहुत से न्यूज़ चैनल जो हैं वो स्क्रिप्टेड करते हैं, अपना जो भी कंटेंट होता है वो स्क्रिप्टेड होता है, और उन लोगों को पता भी होता है कि ये बात जो हम कर रहे हैं वो अच्छी नहीं है, वो सही नहीं है, ये पब्लिक में पब्लिश नहीं होनी चाहिए, लेकिन उन लोगों को करनी पड़ती है। बिकॉज सहाफत में आप स्क्रिप्टेड अगर उसको ले आते हो ना, तो फिर आपकी जो आप लोगों का नेचुरल लुक होता है, या आप लोगों की जो नेचुरल बेस होती है, या जिस बात पे आप बात करना चाहते हो, वो फिर आपकी नहीं निकलती। और मेरी नज़र में तो सहाफत यही है कि भाई अगर जो बुरा है उसको बुरा बोलो, जो अच्छा है उसको अच्छा बोलो, फिर चाहे जो भी हो, आप बुरा को बुरा नहीं बोलोगे, अच्छा बोलोगे, मतलब जो सही है उसी का साथ दे, चाहे वो जो भी है। अच्छा, आपकी क्या हॉबीज हैं? मेरी हॉबीज सीएस के बंदे की क्या ही हॉबीज हो सकती हैं। खैर क्या ही हो सकती हैं, और हॉबीज मेरी काफ़ी हैं। अभी तो पिछले दिनों जैसे कि आपको पता है कि पेंडेमिक चल रहा था, तो इसकी वजह से काफ़ी न्यू हॉबीज़ भी आई मेरे में, क्योंकि सब लोग जो थे वो घरों में बैठे हुए थे। तो इस दौरान मैंने पोइट्री लिखना शुरू की, उससे पहले भी काफ़ी लिखना शुरू की, तो अल्हम्दुलिल्लाह पोइट्री मेरी हॉबी है। उसके बाद मैं स्क्रिप्ट राइटिंग, ड्रामा राइटिंग ये करती हूँ,
उसके बाद मेरी हॉबीज़ ही कह लें या एज अ पैशन है, मैं डिबेटर, मैं जो हूँ वो उर्दू नेशनल लेवल डिबेटर हूँ उर्दू में की। अच्छा, तो किन टॉपिक्स पे आपने डिबेट किया? डिबेट जो है, मैं सारे जितने भी बर्निंग हॉट टॉपिक्स होते हैं ना वो, क्योंकि मेरी एक तो आवाज़ का वो एक वोकल भी ऐसा है कि जब ये फिर आती है अपने सुरों में तो वो माशाल्लाह वो फिर ना वो खुद ही जज्बात और एहसासात, और क्योंकि जब आप डिबेट करते हो ना वो सिर्फ आप अपनी आवाज़ से नहीं कर रहे होते, आप लोग डिबेट करते हो अपनी आंखों से, अपने इमोशंस से, अपने जेस्चर से, अपने पोस्चर से, तो ये सारी चीज़ें डिफाइन करती हैं आपकी डिबेट को। अच्छा, तो क्या स्किल्स होने चाहिए एक डिबेटर के अंदर? एक डिबेटर मतलब क्या सिर्फ वॉइस ही उसकी अच्छी होनी चाहिए, या क्या मतलब क्या स्किल्स होने चाहिए जब वो एक अपने सामने वाले एक बंदे के साथ खड़ा हुआ है और डिबेट कर रहा है? डिबेटर देखें, जैसा कि डिबेटर है, डिबेटर का ये है कि भाई जब भी आप डिबेट करें तो आप पेपर रीडिंग मत करें। ये मैं अपने नाज़रीन और हाजरीन को भी बताना चाहूँगी, अपने जितने भी सामीन हैं उनको बताना चाहूँगी कि पेपर रीडिंग जो है वो डिबेट में मत किया करें। बिल्कुल आपका ये पेपर पड़ा है और आप बस पढ़े जा रहे हैं, आप रीडिंग तो नहीं कर रहे ना, आप डिबेट कर रहे हो। डिबेट का क्या मतलब होता है कि भाई जो आप महसूस करते हो, आपको एक टॉपिक दिया गया है और आपने उसी के मुताबिक जो है अपने इमोशंस या आप उस बारे में क्या राय रखते हो, आपने वो पब्लिक को बताना होता है। तो अगर आप पेपर रीडिंग करोगे, आप डिबेट से आप देखें कि जैसे कि हमारे बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियंस भी हैं, आपने देखा होगा कि वो जस्ट पेपर रीडिंग करते हैं, उनको ये नहीं पता कि उन्होंने अपने पब्लिक को कैसे फेस करना है, उनका जेस्चर कैसा होना चाहिए, उनका पोस्चर कैसा होना चाहिए, उनका वोकल्स किस जगह पे स्ट्रांग होने चाहिए। तो ये डिबेटर एज अ डिबेटर मैं इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा देखती हूँ कि अगर मेरे सामने कोई बंदा डिबेट कर रहा है तो उसका उस टाइम उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है। अगर वो बात करते करते, अक्सर मैंने डिबेटर्स को ऐसे भी देखा कि वो बात करते करते उनकी आवाज में ना ऐसे वो ना मतलब वो खराश आ जाते हैं, हिल जाती है। अक्सर ऐसे उनकी आवाज आ रही होती है जैसे वो भी रोने लगे हैं। यार आप खैर है, आपके सामने जो बैठे हैं वो भी तो इंसान है, कुछ नहीं होता। मेरी बाजी हैं जिन्होंने मुझे डिबेट का मैंने जो फर्स्ट टाइम डिबेट की है वो मैंने ग्रेड 10th में की थी, और जब से मैंने स्टेज पे जब से मैं आई हूँ वो मैं ग्रेड 3 से आई हूँ, तो मेरा तो अल्हम्दुलिल्लाह कॉन्फिडेंस लेवल है इतना। तो उन्होंने मुझे ये बात एक बोली थी कि जब भी तुम स्टेज पे जाओ नूर, तो तुम ये देखो कि जो भी तुम्हारे आगे जितने भी लोग बैठे ना वो सुम्मुम बुकुम उम्युम है, मतलब कि वो नहीं जानते कि तुम क्या बोल रही हो, उनको नहीं पता, बस जो तुम हो वो तुम खुद हो, जो इस पर्चे पे तुमने लिखा है ना वो तुम्हें ही पता है, वो बाकियों को नहीं पता। तो एक दफ़ा ऐसा ही एक्सपीरियंस मैं शेयर करूंगी अपना। मैं थी ग्रेड 12 में थी और मैंने इकबाल का शेर पढ़ा, मतलब नीचे वाला मिसरा मैंने उसको पहले पढ़ दिया और ऊपर वाला मिसरा मैंने नीचे पढ़ दिया, ऐसे उल्टा हो गया ना मेरे से। तो वो तो खुद जब मैंने डिबेट खत्म की, मतलब डिबेट के बीच में मुझे पता चल गया कि नूर तुमने ना यहाँ पे मिस्टेक कर दी है। लेकिन मैंने क्या किया कि मैंने ना अपने जितने भी मेरी थे गेस्ट जो थे उनको, और जितने भी मेरे स्टूडेंट्स थे, मैंने उनको शो नहीं किया क्योंकि हमारा कॉलेज लेवल के ऊपर हो रहा था कंपटीशन। तो मैंने उस टाइम उनको शो नहीं होने दिया, क्योंकि अगर मैं उस टाइम अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देती ना तो ये था कि भाई मैं तो पकड़ी जाती। अगर मैं एक रिदम में बोलना स्टार्ट कर रही हूँ और मैंने एक दफ़ा ही, मतलब क्योंकि मैंने बताया कि मेरा नीचे वाला शेर ऊपर और ऊपर वाला मिसरा मैंने नीचे पढ़ दिया था, तो इस तरह तो मेरी ऑडियंस को पता चल जाता और फिर वही मतलब कि नहीं, मतलब मैं मतलब ये देखना है कि कैसे कवर अप करना है चीज़ों को, आई कांटेक्ट रखना है, कॉन्फिडेंस रखना है, बिल्कुल। और ये चीज़ें हैं। जी सामीन, मैं आपको बताती चलूँ कि आप साथ साथ हमें लाइव भी देख रहे हैं फेसबुक पर और सुन भी रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं महानूर, और मैं मज़ीद आपसे चाहूँगी कि आपने शायरी की बात की थी कि मैं शायरी भी करती हूँ, तो इस हवाले से बताइएगा किस किस्म की शायरी करती हैं आप? शायरी जो मेरी होती है वो मोस्टली गज़लें ही होती हैं। गज़लें अब ज़रूर, अच्छा हैं का भी ये है कि बहुत से लोग कहते हैं कि जिनका दिल टूटा वो लोग ही शायरी करते हैं ऐसे। अरे भाई ऐसी कोई बात नहीं है, शायरी के लिए दिल होना जो है वो जरूरी होता है, दिल का टूट जाना जरूरी नहीं होता। और अब हम बड़े बड़े जैसे अपने अशार की बात करते हैं, जैसे इलामा इकबाल को किस से इश्क था? खुदा से इश्क था, और तो वो खुदा के लिए, अल्लाह के लिए शायरी करते थे, वो किसी महबूब एक उनके लिए नहीं करते। तो उसके बाद अगर हम मिर्जा गालिब की बात करें तो उस जमाने उनका भी कोई महबूब नहीं था। मिर्जा गालिब की इवन इतनी सैड स्टोरी है लाइफ की कि मिर्जा गालिब के पास जो है वो खाने को कुछ नहीं होता था,
ठीक है। तो हम जब मिर्जा गालिब का, आपने भी कलाम बेशक पढ़े होंगे, अशार पढ़े होंगे ऐसे ही। बहुत से, हमने भी पढ़े हैं और आप सब ने भी पढ़े होंगे। तो हम उसका हमें जब भी उनके अशार पढ़े तो हम कहते हैं यार इनका महबूब जो है वो ऐसा होगा, नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, और ये वो ऐसा नाजुक अदाएं होंगी, और ये लंबे लंबे बाल होंगे, और ये चांद सा मुखड़ा होगा, पता नहीं क्या क्या हम एज्यूम कर लेते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। फिर आप किस किस्म की शायरी करती हैं? हाँ, तो मैं अगर अपना आप बता रही थी कि ये मैं बात बता रही थी कि भाई दिल का टूट जाना बड़ी बात नहीं होती शायरी के लिए, दिल का होना ज़रूरी होता है शायरी के लिए। तो मैं जो है काफ़ी गज़लें वगैरह ही लिखती हूँ, काफ़ी ऐसे हमद और नात वगैरह वाली ऐसी नहीं लिखती, ज़्यादातर हकीकी में नहीं जाती मैं, क्योंकि अल्लाह मुझे उस लायक भी करे कि मैं हकीकी ज़िंदगी पे भी, इश्क़ हकीकी के बारे में भी लिख सकूँ, आमीन इंशाल्लाह। तो वैसे मैं हकीकी ज़्यादा नहीं लिखती, मैं मजाजी। अच्छा, अगर आपने अब बात छेड़ ही दी है शायरी की, तो कुछ सुनाना चाहेंगी आप? जी बिल्कुल, मैं सुनाना चाहूँगी। चाहूंगी कि मुझे अपनी, वो कहते हैं ना कि इंसान अपनी सारी गज़लें, या इंसान मतलब वो जो अपनी इनिशियल जो पॉइंट है इंसान अपनी ज़िंदगी का कभी नहीं भूलता, जहाँ से उसने शुरू किया होता है अपना कैरियर या कुछ भी जो उसने स्टार्ट किया होता है वो नहीं भूलता, बाकी आगे आने वाली ज़िंदगी या वो कुछ बातें भूल जाता है, लेकिन वो अपनी बातें वो नहीं भूल सकता जो जहाँ से उसने स्टार्टअप लिया होता है। तो मैं भी आज आपको अपनी पहली गज़ल ही सुनाना चाहूँगी जो मैंने फर्स्ट टाइम लिखी थी। सुनना चाहते हैं हम भी। ऐसा तो नहीं था कि मैंने चाहा नहीं तुम्हें, ऐसा तो नहीं था कि मैंने चाहा नहीं तुम्हें, तुमने भी ख्यालाते तसव्वुर में लाया नहीं मुझे, और मेरा जो बार बार देखना था तुम्हें इशारतन काफ़ी था, समझना था तुम्हें। जीने का सबब अब क्या बताऊं तुम्हें, कलम की नोक से सलाम लिखे तुम्हें, और तुम्हारा जो छोड़कर जाना था मुझे, अश्कों से भिगो दिए बिस्तर अब तो आना था तुम्हें। महबूब कदमों में हो ये हसरत थी तुम्हें, वो भी बहुत मगरूर है ये मालूम था तुम्हें। हसरत ही बाकी रही अब मिलने की नूर तुम्हें, ना आखिरी दीदार हुआ न फुर्सत मिली तुम्हें। ज़बरदस्त। और ये जो लास्ट है हसरत ही बाकी रही अब मिलने की नूर तुम्हें, तो इसमें बहुत से दोस्त मेरे से शिकवा करते हैं कि माँ नूर तुम एक दफ़ा गायब हो जाओ तो मिलती नहीं हो। ये ना ये वाली लाइन मुझे उस तरह से आई कि भाई यार नहीं आपको टाइम मिल सकता। मैं कहती हूँ कि जो आपके दोस्त आपके साथ होते हैं, जो आपके यूनिवर्सिटी फेलोज होते हैं, जो आपके सेमेस्टर फेलोज होते हैं, आप उन लोगों से तब ही मिल सकते हो जब आप लोग मतलब एज अ रूटीन में जाओ। एक दफ़ा आपका जब कोर्स ख़त्म हो जाता है, जब आप लोगों का ये सारा यूनिवर्सिटी लाइफ या कॉलेज लाइफ ख़त्म हो जाता है, तो सब लोग अपने अपने कामों में जो है वो मसरूफ़ हो जाते हैं, तो फिर इस वजह से भी सबसे मुलाकात नहीं हो सकती। तो आप क्या सोचते हुए लिख रही थी, मतलब क्या आपके जहन में चल रहा था जो आपने ये मैं आपको एक मजे की बात बताती हूँ। ये जो पहला शेर है ये वाला, ऐसा तो नहीं था कि मैंने चाहा नहीं तुम्हें, तुमने भी ख्यालात तसव्वुर में लाया नहीं मुझे, ये आप यकीन करें लिटरली जब मैं सीढ़ियाँ उतरी थी घर की ये तब मुझे नाजिल हुआ, और बस वो फिर कड़ी से कड़ी मिलती गई। उसके बाद एक मैंने कश्मीर के लिए भी लिखा था, और एक ऑनलाइन कंपटीशन था, उसमें मैंने ये लिखा था। 2 अशार मुझे याद है, मैं उसके अगर है तो सुना दें आप। वो एक प्रॉपर एक कंटेंट पीस ऑफ कंटेंट मैंने लिखा था, और उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फर्स्ट पोजीशन आई थी, क्योंकि बिल्कुल प्लेजरिज्म मैंने नहीं किया था। जो मैं सोचती हूँ मैं वही लिखती हूँ, तो और मेरे अशार भी अपने थे और मेरा कंटेंट जो मैंने लिखा था वो भी अपना था। तो मतलब प्लेजरिज्म तो बिल्कुल आपको पता है कि नेट से क्या कुछ नहीं मिल जाता, लेकिन आप जो सोचते हो वो तो आपको गूगल या सिरी तो नहीं बता सकती, वो तो आपकी सोच ही बता सकती। तो कश्मीर के लिए लिखा था कि कश्मीर तेरी किस्मत में है जलना अज़ल से, आज़ादी देखें तेरी हम तमन्ना है अज़ल से, बिलाशुबा हर शाम की होती है सुबह अज़ल से, बिलाशुबा हर शाम की होती है सुबह अज़ल से, पर तुझको तो सामना है हर शाम का अज़ल से। और लास्ट में ये कि करीब वो वक्त है नूर जिसका इंतज़ार था अज़ल से, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान
ये फैसला है खुदा का। वाह, अल्लाह आपको और तरक्की दे और आप और लिखें। आमीन। इसके अलावा मैं आपसे बात करना चाहूँगी इस हवाले से कि आप स्किट राइटर भी हैं, बिल्कुल। लिखती हैं, तो किस किस्म के आपने लिखे हैं और क्या मज़ीद आप लिख रही हैं इस पर, या लिखे थे आपने और छोड़ दिया? मैंने क्योंकि इस दौरान कोई साल हो गया मैंने कुछ इस तरह का स्किट वगैरह लिखा नहीं, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा और भी काम वगैरह में ऐसे बिजी होती हूँ, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ के प्रोजेक्ट्स होते हैं, फिर वही सब प्रेजेंटेशन, मतलब यूनिवर्सिटी लाइफ में इतना ज़्यादा बिजी हो गई कि मैं अपने पैशन को थोड़ा सा साइड पे कर दिया, मतलब बिल्कुल ही ज़्यादा इग्नोर नहीं कर दिया, थोड़ा सा साइड पे कर दिया मैंने उसको। तो स्किट वगैरह मैंने बेसिकली इकबाल का, क्योंकि इकबाल का जो खुद ही का कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर मैं काफ़ी ज़्यादा मतलब मेरा होता है कि मैं उसी के ऊपर ज़्यादा फोकस करूं और उन्हीं के ऊपर लिखूं। बाकी जितने भी हमारे मुआशरे के एलिमेंट्स हैं, मतलब जैसे पॉवर्टी हो गया, बेरोज़गारी हो गया, इसके ऊपर मैं बात भी करती हूँ ज़्यादा और लिखती भी इसी के ऊपर हूँ। और उसके अलावा ये भी कि देखें कि जैसे हमारा, क्योंकि गुर्बत पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, और हम लोग देखते हैं कि हमारे यहाँ स्कूलिंग सिस्टम भी इतना अच्छा नहीं है, तो इसके ऊपर भी मैं काफ़ी ज़्यादा लिखती हूँ। और आप देखेंगे जैसे आपने भी सुना होगा अक्सर और बेशतर खबरों में कि हमारे यहाँ जो भी टॉपर्स होते हैं कौन होते हैं, वो मिडल भी नहीं, मोस्ट जो है वो लोग कहाँ से बिलोंग करते हैं, आप लोगों की लो ऑफ द लो क्लास से वो बिलोंग करते हैं, वो मिडिल लाइन पे भी नहीं आते। तो और वो बच्चे, आपको पता है कि सिर्फ पढ़ाई नहीं कर रहे होते, वो पढ़ाई के साथ 100 काम और कर रहे होते हैं। अपने कुछ जो लड़के हैं वो लोग अपने वालिद का हाथ बटा रहे होते हैं, जो लड़कियां हैं वो अपनी वालिदा का हाथ बटा रही होती हैं। और एज अ फीमेल आपको पता है कि आप भी और हम भी क्या है कि भाई अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ से फ्री होके तो हमें भी घर के काम होते हैं, हमने वो भी करने होते हैं, और ये सब स्टडी पे भी फोकस करना होता है। अगर आप लोग किसी कोई काम करते हो, कोई जॉब करते हो, आपको वो भी देखनी होती है। एज अ फीमेल आप लोगों को घर के काम भी देखने होते हैं, उनमें भी अपनी अम्मी का हाथ बटाना पड़ता है, क्योंकि भाई आप जो भी कर लो, आप जिस भी पोजीशन तक जाओ, आपको घरदारी तो लाजमी आनी चाहिए। तो मैं बात कर रही थी कि हमारे हाँ जो है वो ज़्यादातर टॉपर्स कौन होते हैं, जो हमारा बहुत ही ज़्यादा निचले तबके से ताल्लुक़ रखते हैं। कहीं भी हम जब भी हम खबरें सुनते हैं, मोस्ट ऐसी न्यूज़ हमें मिलते हैं कि टॉप किसने किया, किसी तंदूर वाले के बच्चे ने किया, किसी दर्जी के बच्चे ने किया, किसी मोची के बच्चे ने किया। तो ये सब क्योंकि ये इस तरह क्यों कर रहे होते हैं, ये इस तरह मतलब इस मकाम तक कैसे आए होते हैं, क्योंकि इन लोगों को पैसे की अहमियत होती है, इन लोगों को पता होता है कि पैसा क्या चीज़ है। ये लोग बर्गर बॉयज़ या बर्गर गर्ल्स नहीं होते, इनके माँ बाप ने इनको पैसा दिया और इन लोगों ने वो अय्याशी में उड़ा दिया और ये वो। तो इन लोगों को पता होता है कि इन लोगों ने पैसा कमाना कैसे है, और अगर कमाना है तो फिर उसको संभालना कैसे है, या उसको किस सही जगह पे सर्व करना है। तो मैं ये बात करूंगी बस यहाँ पे कि जब आप खुद पैसे कमाते हो ना, तो आप जब पैसे लगाते हो ना, तो उस एक पाई का आपको होता है कि भाई मैं यहाँ पे ना वेस्ट कर दूं, मैं यहाँ पे ना वेस्ट कर दूं, मैं यहाँ पे ना वेस्ट कर दूं। सही हो गया। और मुझे इस हवाले से बताइएगा कि आप ड्रामाज भी लिखती रही हैं, तो किस किस्म के आपने ड्रामाज लिखे हैं? क्योंकि अगर बात करें अपनी सोसाइटी की, जिस तरह के कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं वैसे ही पुराने टिपिकल कंटेंट आ रहे हैं, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगी, या आप क्या समझती हैं कि किस टाइप का कंटेंट प्रोड्यूस करना चाहिए मीडिया को? मीडिया जो है वो हमारी सोसाइटी को अवेयर करने में बहुत बड़ा और अहम किरदार अदा करता है। तो मीडिया पे आप देख लें, आप किसी भी चैनल पे जाएं, बहुत से चैनल्स हैं, जैसे कि आप चैनल्स पे जाएं और वहाँ पे आप देखें कि एक ही बात होगी, एक हीरो होगा, एक विलन होगा और एक हीरोइन होगी। ऐसे ही है, जो हीरो जो है वो हीरोइन को पसंद करता होगा और वो भी हीरोइन जो है वो हीरो को पसंद करती होगी, लेकिन विलन जो है वो हीरोइन को पसंद करता होगा, और बस फिर ऐसे ये गोलमोल सब। मतलब कि मैं इस बात को मीडिया के सामने बात करना चाहती हूँ कि प्यार मोहब्बत के अलावा भी बहुत सी चीज़ें हैं मुआशरे में दिखाने के लिए, जो आप दिखाते हो, आप अपने बच्चों को वही सबक दे रहे होते हो। आप अपने ड्रामा में भी दिखाते हो कि अगर एक लड़के को एक लड़की नहीं मिली तो उसने खुदकुशी कर ली,
आप इतना नेगेटिव इम्पैक्ट दे रहे हो जो बच्चा अभी जिसकी ग्रोइंग एज है, क्योंकि ग्रोइंग एज में वो होता है ना कि बच्चे का क्या कहते हैं कि ये जो दिमाग होता है वो बिल्कुल खाली होता है, तो आप इसमें जो भी चीज आप इसके अंदर एम्बेडेड करोगे आपके दिमाग के अंदर वही चीज जाएगी। आप बच्चे को दिखा रहे हो कि भाई आप एक लड़के को अगर एक लड़की नहीं मिली तो उसने खुदकुशी कर ली, या एक लड़की है उसको एक लड़का अगर पसंद आ गया तो वो लड़की घर से भागी। तो ये जो ग्रोइंग एज बच्चे की होती है, ये मतलब 10 to 15 और 16 का ये जो एज फैक्टर है, ये बड़ा जज्बाती टाइम पीरियड होता है एक किसी भी लड़का हो या लड़की हो, क्योंकि मेच्योरिटी लेवल को जो लड़का होता है वो भी और लड़की होती है वो भी टच कर रहे होते हैं। उनको नहीं पता होता कि क्या चीजें ठीक हैं और क्या चीजें गलत हैं, उनको तो बस अपने हिसाब से जो भी अगर देखिए सॉरी मैं आपकी बात कर रही हूँ, अगर इस चीज से भी हटकर अगर हम बात करें तो सास बहू की लड़ाइयाँ ये बहुत ज्यादा दिखाई जाती हैं मीडिया में, इस हवाले से आप क्या कहेंगी? हर सास जो होती है वो बहू की दुश्मन नहीं होती, ये भी आप देख लें। अच्छा, शुरू में क्या दिखाएंगे कि सास बहू की इतनी लड़ाइयाँ हो रही हैं, या बहू साजिशी आ गई है, या सास है तो साजिशी है, बहू ने सेपरेट कर दिया अपने खामंद और अपने खुद को लेके वो सेपरेट हो गई। तो भाई सास से भी इतनी बुरी नहीं होती, अगर इंसान खुद अच्छा है तो अगर आपके साथ कोई बुरा भी कर रहा है तो ठीक है, इट्स ओके। वक्त लगता है वक्त बदलने में भी, मेरा तो यही मानना है कि वक्त बदलने में भी वक्त लगता है। बिल्कुल, तो यही है कि अब आप ये दिखा रहे हो बच्चों को। अच्छा, लड़कियां शादी से पहले ही डिमांड कर देती हैं कि भाई हमें सेपरेट फैमिली चाहिए, ऐसा ही है। आप जब उसको दिखा रहे हो, आप अपनी फैमिली मुआशरे में आप यही चीज प्रमोट कर रहे हो कि भाई जब एक लड़की की शादी हो गई और उसने जाके अपने सास वाले घर में क्या करना है कि उसके पास एक प्रॉपर एक अच्छी बड़ी फैमिली है, उसने उसके नाश्ते भी बनाने हैं, उसने उसके घर के काम भी करने हैं, उसने उन सबको खाना भी देना है, उनके बर्तन उनके कपड़े सब कुछ करने हैं। तो वो लड़की तो वही, उसके जहन में तो वही बात है ना कि भाई मैंने ये काम करने, तो इससे अच्छा मैं सेपरेट हो जाती हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर तो सिर्फ एक शोहर की जिम्मेदारी होनी है। ये सास बहू वाला चक्कर जो है ये नहीं होगा कि मैंने अपने देवर का भी ख्याल रखना है, अपनी नंद का भी ख्याल रखना है, अपने जेठ का भी ख्याल रखना है, उसके बच्चों मतलब हमारा मीडिया बहुत ज्यादा इलिटरेट है, तो बहुत मुझे तो लिटरेट होने के लिए क्या होना जरूरी है फिर? देखें, अब जहाँ लिटरेसी लेवल तो वैसे भी पाकिस्तान का बहुत ज्यादा लो है, क्योंकि यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम जो है वो नहीं है। इलिटरेसी यहाँ पे बहुत ज्यादा है, क्योंकि इलिटरेसी भी इस वजह से है क्योंकि पॉवर्टी यहाँ पे ज्यादा है, गुर्बत यहाँ पे ज्यादा है। तो जब एक इंसान के पास पैसे नहीं होंगे तो वो अपने बच्चों को कैसे तालीम देगा? जब उसके बच्चे तालीम याफ्ता नहीं होंगे तो वो आगे मुआशरे को कैसे प्रमोट कर सकेंगे? और मैं तो इस बात का इत्तेफाक में भी आप रखती हूँ और ज़रूर डेफिनेटली रखेंगी कि एक औरत का पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है। मर्द का भी है, लेकिन एक औरत जो है वो आपका पूरा मुआशरा चलाती है। मर्द क्या है, वो बाहर जाता है, आपके लिए कमा के लेके आता है, लेकिन एक औरत जो है वो आपके बच्चों, अगर वो पढ़ी लिखी है तो वो आपके बच्चों को भी आपका ध्यान रखेगी, आपकी फैमिली को भी सपोर्ट करेगी। और कल कुछ आपके साथ कोई क्राइसिस आ जाते हैं आपके बिजनेस में या आपकी फैमिली में, या कुछ भी आपके साथ जॉब में मसला हो सकता है, तो वो औरत जो है आपको वहां पे भी प्रमोट करेगी। तो औरत का पढ़ा लिखा होना मुआशरे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, अगर इन सब की अगर मैं थोड़ी एंडिंग करूं तो फ्यूचर में आपकी क्या प्लानिंग्स हैं? कि अब ज़ाहिर आप इतना कुछ कर रही हैं और आगे ऑब्वियसली आपकी कुछ प्लानिंग्स होंगे करने के, तो क्या फ्यूचर की प्लानिंग्स हैं? फ्यूचर्स की मेरे इंशाल्लाह यही है कि जैसे मेरा बैचलर्स इंशाल्लाह ख़त्म होगा तो मैंने इंशाल्लाह आर्मी के लिए, जैसे कि मैंने बताया, आर्मी और एयरफोर्स इंशाल्लाह मैंने वहाँ पे टेस्ट देना है। देन फिर अगर जाहिर बात है उसके साथ साथ अगर आप एक फील्ड में स्टक हो जाते हो और अगर आप वहाँ पे ना कुछ भी खुदा ना खास्ता कुछ भी मसला अगर आपका बन सकता है, तो ये है कि आप फिर वो बहुत ना इमोशनल ट्रॉमा, मेंटल ट्रॉमा में आप चले जाते हैं। ऐसे ही। तो मेरी एक फील्ड नहीं है, मैंने जैसे कि बताया कि जर्नलिज्म है, मैंने वहाँ पे जाना है, तो इंशाल्लाह मैं जर्नलिज्म को ज़्यादा प्रेफर करूँगी अगर मेरा आर्मी या एयरफोर्स में सिलेक्शन नहीं होती। सही। तो अगर कोई आपको लगता है कि इन तमाम बातों में कोई बात रह गई हो जो आप करना चाह रही हो? बस बात तो यही जो थी, काफ़ी अच्छी डिस्कशन होगी, बहुत अच्छी होगी, इंटरेस्टिंग होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे यहाँ पे मदू करने का, बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पे। और बस सोसाइटी को यही पैगाम देना चाहूँगी और स्पेशली यंग यूथ को कि भाई लोगों के पीछे भागना छोड़ दें, ठीक है? टफ योर लाइफ अंटिल योर लाइफ टफ्स यू। अपनी लाइफ को टफ बनाएं भाई। आप लोगों के पीछे भागेंगे, लोग आगे दौड़ेंगे, आपको अपने पीछे दौड़ाएंगे।
तो अगर आप लोग एक पॉइंट पे खुद खड़े रहेंगे और अगर आप उस मतलब पूरी सोसाइटी को देखेंगे तो आपको तब चीजें समझ आएंगी, अच्छा ये बंदा ऐसा था या ये बंदा ऐसा था, और अपनी लाइफ को टफ बनाएं ताकि आपको ऐसे लोगों को पीछे भागने की जरूरत ना पड़े। आप खुद इतने अच्छे वेल सेटल हो जाएं, आप अपने आप को मतलब अपने आप को समझें। हम कहते हैं ना कि यार ये हमें नहीं समझता, ये बंदा नहीं हमें समझता, ये बंदा नहीं हमें समझता। आप खुद तो अपने आप को समझें, आप अपनी रिस्पेक्ट करेंगे देन ही आप ये बात कर सकते हैं कि कोई आपको जो है वो आपके रिस्पेक्ट करेगा। तो आप लोग अपनी ज़ात को फर्स्टली प्रायोरिटाइज करें, अपनी ज़ात को जो है वो आप प्रायोरिटाइज करें, तभी आप बिल्कुल मानूर, मैं आपकी बात से एग्री करती हूँ और अल्लाह आपको और तरक्कियाँ दे। और काफ़ी इंटरेस्टिंग बात रही है। यहाँ पे प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म हो चुका है। जिस सामीन आप सुन रहे थे FM 102.2 रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के प्लेटफॉर्म से और प्रोग्राम देख रहे थे वुमेन टेकिंग द लीड। मुझे सुंदर ज़हरा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।